हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो आपकी दोनों कोर्सेज़ यानी BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स जो आपका सेमेस्टर थर्ड है, ये दोनों ही कोर्सेज़ का होने वाला है। ये जो सब्जेक्ट है यानी ये जो आपकी हिस्ट्री है, ये BA प्रोग्राम में भी और BA ऑनर्स में भी सेमेस्टर थर्ड में अवेलेबल है। तो अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हैं तो भी ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है मीडिया इन हिस्ट्री यानी इतिहास में मीडिया। इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो 1 जो है वो प्रोवाइड करवा दी है। आज की हमारी वीडियो 2 होने वाली है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। एंड अगर बात करूँ सेल्फ रीड आउट की, यानी अगर आप सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे, ये मैं वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी थर्ड वीडियोज़ आएँ या फिर अपकमिंग वीडियोज़ आएँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी एग्ज़ाम से पहले यानी सबसे पहले प्रिपेयर कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जहाँ हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी वहीं से आगे आज हम वीडियो नंबर 2 की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक भारत में रेडियो प्रसारण पर व्याख्या कीजिए। यानी औपनिवेशिक जो भारत था उसमें जो रेडियो प्रसारण यानी रेडियो का जो आवाजाही थी या रेडियो था उसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है। रेडियो में जो शो आते थे या ये कहूँ रेडियो पर जो एक तरह से बातचीत होती है, प्रसारण होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को दर्शकों तक पहुँचाया जाता है, उसके ऊपर आपको बताना है औपनिवेशिक भारत में यानी औपनिवेशिक काल में किस तरह से रेडियो का प्रसारण होता था। ठीक है, इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, औपनिवेशिक भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास बहुत रोचक है। भारत में रेडियो की शुरुआत अंग्रेजी शासन के समय हुई थी। यानी अगर हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो रेडियो की जो शुरुआत है वो अंग्रेजी शासन के दौरान हो गई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य जनता को मनोरंजन और सरकारी सूचना देना था। यानी स्टार्टिंग में जो इसका उद्देश्य था वो मनोरंजन के लिए या फिर सरकारी सूचना के लिए था, लेकिन धीरे धीरे ये संचार और जन जागरण का सशक्त माध्यम बन गया और धीरे धीरे ये संचार का और जो जन जागरण है यानी जनता को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम बन गया। देखिए, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं या जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको कहूँ टेलीविज़न जो है, इन सभी का जो एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी वो मनोरंजन के रूप में ही हुई थी कि मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए इनका यूज़ किया जाता था। ऐसे ही रेडियो है जिसका यूज़ जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता था बस। लेकिन वो धीरे धीरे जो जनसंचार है और जो जन जागरण है, जनता को जागरूक करना, एकजुट करना, इनके लिए किया जाने लगा। भारत में पहली ही बार रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ, जब बम्बई में रेडियो क्लब ऑफ इंडिया ने प्रयोगात्मक प्रसारण शुरू किया। यानी सबसे पहले जो एक तरह से रेडियो है वो बम्बई में हुआ था, जो एक तरह से प्रयोगात्मक प्रसारण हुआ था। इसके बाद 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना हुई, जिसने बम्बई और कलकत्ता से नियमित प्रसारण आरंभ किया। यानी देखिए, बाद में आगे चलकर क्या हुआ, यानी कब 1927 में क्या हुआ, 1927 में एक जो कंपनी है उसकी स्थापना की गई जिसका नाम है IBC। इसने क्या किया, मुंबई में और कलकत्ता में एक स्थायी एक तरह से कंपनी लगा दी या ये कहें एक स्थायी जगह बना दी जहाँ से प्रसारण शुरू हो गया। हालांकि यह निजी कंपनी आर्थिक कारणों से ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ क्यों ना हो उसे चलाने के लिए आर्थिक चीज़ें होनी चाहिए, यानी पैसा होना चाहिए, तभी वो चीज़ टिक पाती है। बट आर्थिक कारणों की वजह से ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई थी। ठीक है, बाद में 1930 में ब्रिटिश सरकार रेडियो को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS। फिर 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखा गया, जो आज तक भारत का प्रमुख रेडियो नेटवर्क है। यानी देखिए, पहले इसका नाम रखा गया ISBS, बाद में इसको 1936 में बदलकर
AIR रख दिया गया, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा प्रमुख नेटवर्क माना जाता है। औपनिवेशिक काल में रेडियो का उपयोग मुख्यतः सरकारी प्रचार के लिए किया जाता था, यानी सरकार की जो सूचना है वो पहुंचाने के लिए किया जाता था। अंग्रेज़ी सरकार रेडियो के माध्यम से अपनी नीतियों और निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुंचाती थी। भारतीय नेताओं और आम जनता को रेडियो पर बोलने की अनुमति बहुत कम दी जाती थी, यानी भारत के लोगों को रेडियो पर बोलने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे पूरा देश सुनता था, इसीलिए भारतीय नेता या फिर भारतीय जो लोग थे उन्हें रेडियो पर बोलने की अनुमति नहीं थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय कई स्वतंत्र सेनानियों ने रेडियो को देशभक्ति संदेश के प्रसार के माध्यम के रूप में देखा। नेता सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में रहकर आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वह भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जगाते थे। यानी देखिए, इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने क्या किया, जर्मनी में रहकर एक आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की या शुरुआत की, जिसकी वजह से ये भारतीयों में एक तरह से स्वतंत्रता की जो भावना है उसको प्रकट करने या ये कहूँ उसको मजबूत करने में इन्होंने योगदान दिया। रेडियो ने धीरे धीरे भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को फैलाने में भी योगदान दिया। समाचार, संगीत, नाटक और शैक्षिक कार्यक्रमों ने जनता को एकजुट किया और आधुनिक संचार माध्यमों की नींव रखी, यानी जो आधुनिक संचार माध्यम है उनकी नींव रखने का कार्य किया। ठीक है, रेडियो ने। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे औपनिवेशिक भारत में रेडियो भले ही अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में था, परंतु इसने भारतीय समाज को संवाद, शिक्षा और राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की बेशक ये नियंत्रण में था, लेकिन फिर भी जो एक तरह से भारतीयों ने संवाद, शिक्षा और राष्ट्रवाद की जो भावना है, विचार हैं, उनको एक तरह से जोड़ने में, उत्पन्न करने में मदद की थी। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में यही रेडियो जनता की आवाज़ और विकास का प्रतीक बन गया, क्योंकि आगे चलकर रेडियो ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जनता की स्वतंत्रता में और उनके विकास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BV केसकर ने फिल्म संगीत पर प्रतिबंध क्यों लगाया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो BV केसकर हैं, इन्होंने फिल्म जो संगीत होता है उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, ये आपको बताना है, और इसका क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप लिखेंगे। इसके आंसर में आप लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में रेडियो का बहुत प्रभाव था। उस समय ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR जो है को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। BV केसकर 1952 से 1962 तक भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। यानी जो BV केसकर हैं वो 1952 से 1962 तक जो सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति, शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई। इन्हीं में से एक नीति थी रेडियो पर फिल्म संगीत पर प्रतिबंध लगाना। यानी जो इन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने भारतीय संस्कृति, साहित्य, संगीत और जो पारंपरिक मूल्य हैं उन्हें बढ़ाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई थी, जिनमें से एक ये भी नीति थी कि रेडियो पर जो फिल्म गीत है या फिल्म संगीत है उसका प्रसारण नहीं होगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे फिल्म संगीत पर प्रतिबंध लगाने के कारण, यानी क्या कारण थे जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। BV केसकर का मानना था कि उस समय की फिल्म गानों में पश्चिमी प्रभाव, नाच गाने की संस्कृति और हल्के शब्दों का प्रयोग बढ़ गया था, जिससे भारतीय संस्कृति की गरिमा कम हो रही थी। वह चाहते थे कि लोग शास्त्रीय और शुद्ध भारतीय संगीत की ओर आकर्षित हों। इसीलिए उन्होंने 1952 में ऑल इंडिया रेडियो से फिल्म संगीत का प्रसारण लगभग बंद कर दिया। यानी देखिए, स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि उस टाइम पे BV केसकर के टाइम पे जो पश्चिमी प्रभाव है, यानी अंग्रेज़ों का जो प्रभाव है, नाच गाना है और जो अंग्रेज़ी की संस्कृति है, शब्द हैं, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा गानों में, और कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं वो अपनी संस्कृति भूल रहे थे उन्हें सुन सुनकर। इसीलिए BV केसकर ने क्या किया कि लोग जो है वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने संगीत को सुने, ना कि दूसरों के संगीत को, ना कि दूसरों की एक्टिंग को, ना कि दूसरों के नाच गाने को। इसी वजह से इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर इसे प्रतिबंधित कर दिया, यानी इस पर रोक लगा दी, ताकि लोग जो हैं वो इसकी तरफ आकर्षित ना होकर अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो
एक तरह से गाने हैं या ये कहूँ एक अपना अपना जो संगीत है उसकी तरफ आकर्षित हो सके। केवल शास्त्रीय भक्ति और लोक संगीत को बढ़ावा दिया गया ताकि जो भारतीय है, भारत की जो परंपरा है, जो नियम कानून है, उनको बढ़ाया जा सके। इस निर्णय का प्रभाव यानी इस निर्णय का क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में प्रभाव भी पूछा गया है। तो पहला आप इसमें लिखेंगे जनता में असंतोष। किस तरह से आम जनता फिल्म गीतों को बहुत पसंद करती थी। जब रेडियो पर यह गाने बंद हुए तो लोगों की रुचि रेडियो से घटने लगी, यानी अब लोगों ने रेडियो ही सुनना बंद कर दिया। जब संगीत ही नहीं आता था तो रेडियो भी एक तरह से लोगों ने सुनना बंद कर दिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेडियो की लोकप्रियता में कमी। किस तरह फिल्म संगीत पर प्रतिबंध के कारण ऑल इंडिया रेडियो की लोकप्रियता अचानक गिर गई। लोग मनोरंजन के लिए रेडियो कम सुनने लगे, यानी जब संगीत को बंद कर दिया गया तो ऑल इंडिया रेडियो जो है उसकी जो लोकप्रियता है उसको एक तरह से वो गिर गई, वो अब कम होने लगी और जो लोग हैं वो अब मनोरंजन के लिए रेडियो नहीं सुनते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेडियो सिलोन की लोकप्रियता। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे इस प्रतिबंध के बाद लोगों ने रेडियो सिलोन श्रीलंका का रेडियो स्टेशन सुनना शुरू कर दिया, यानी जो रेडियो सिलोन था जो श्रीलंका का था उसे सुनना शुरू कर दिया। जो फिल्म गीत बजाता था भारत में यह बहुत प्रसिद्ध हो गया और बिनामा गीत माता जैसे कार्यक्रम घर घर में लोकप्रिय हुए, यानी ये जो है ये एक तरह से रेडियो का ही एक शो है जो घर घर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। नेक्स्ट आप इसमें लिखिए सरकारी नीति में बदलाव। किस तरह से जब सरकार को यह महसूस हुआ कि जनता रेडियो से दूर हो रही है तो धीरे धीरे इस प्रतिबंध को कम कर दिया गया ताकि लोगों को वापस लाया जा सके। बाद में फिल्म गीत फिर से ऑल इंडिया रेडियो पर बजने लगे, यानी बाद में चलकर जो फिल्म गीत हैं वो फिर से शुरू हो गए। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे बी.वी. केसकर का उद्देश्य भारतीय संगीत को सुरक्षित करना था, लेकिन फिल्म गीतों पर प्रतिबंध से जनता में असंतोष फैल गया। यानी ये देखिए इनका जो उद्देश्य था वो सिर्फ जो भारतीय गीत है, भारतीय संगीत है उसको सुरक्षित करना था और पश्चिमी चीज़ों से दूर रखना था, लेकिन इससे असंतोष बढ़ गया और रेडियो की लोकप्रियता घट गई और जो रेडियो सुनने वाले लोग थे उनकी भी संख्या घट गई। इस घटना ने यह दिखाया कि रेडियो को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ साथ जनता की पसंद और भावनाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर सांस्कृतिक संरक्षण की ज़रूरत है तो जनता की जो भावना है, जो पसंद है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो उनको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंदा समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी, यानी जो चंदा समिति आई थी उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी ये आपको बताना है। इसमें आप लिखेंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह महसूस किया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाओं का काम जनता के हित में और ज़्यादा प्रभावी तरीके से होना चाहिए ताकि जो जनता है वो खुश रह सके। जैसे कि आपने भी इनका नाम सुना होगा आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये आज भी रेडियो पर चैनल हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना तो आप कभी रेडियो ऑन करना, अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, वहाँ आपको आकाशवाणी एक चैनल मिल जाएगा और एक दूरदर्शन मिल जाएगा। इन्हीं उद्देश्यों से 1964 में बी.जी. चंदा की अध्यक्षता में चंदा समिति का गठन किया गया और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया गया, बी.वी. चंदा ने एक चंदा समिति की स्थापना की थी। इस समिति का काम था भारतीय प्रसारण व्यवस्था की जांच करना और उनके सुधार के सुझाव देना, यानी जो भी भारतीय प्रसारण व्यवस्था है उसमें जो भी कमी है उसकी जांच करना और सही सुझाव देना ताकि उसमें एक तरह से अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समिति का उद्देश्य। समिति ये जो बनी थी इसका क्या उद्देश्य था, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे चंदा समिति का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण को सरकार के सीधे नियंत्रण से हटाकर एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित किया जाए ताकि यह जनता की वास्तविक आवाज़ बन सके और सरकार का कोई भी दबाव ना हो, इसीलिए सरकार से इन्हें दूर रखने का प्रयास किया गया था। चंदा समिति की प्रमुख सिफारिशें, यानी जो चंदा समिति है उसने क्या क्या सिफारिशें दी थी जो कि हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे प्रसारण को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए, यानी जो भी प्रसारण हो रहा है, जो भी टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए ताकि उस पर
सरकार कोई भी एक तरह से दबाव ना बना पाए। तो इसमें आप देखेंगे समिति ने सुझाव दिया कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को सरकार के नियंत्रण से अलग करने एवं स्वतंत्र संस्था के अधीन किया जाए ताकि समाचार और कार्यक्रमों में निष्पक्षता बनी रह सके। यानी जो एक तरह से सरकारी नियंत्रण है उससे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को अलग कर दिया जाए। क्यों अलग कर दिया जाए? ताकि जो समाचार हैं उनमें एक तरह से कार्यक्रमों और निष्पक्षता यानी किसी का भी पक्ष न लिया जाए, इसीलिए इन्हें सरकार के नियंत्रण से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रसारण निगम की स्थापना किस तरह से। जो प्रसारण निगम है उसकी स्थापना की बात की गई। समिति ने सुझाव दिया कि एक भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना की जाए। यानी इस समिति ने ये भी मांग की कि एक भारतीय जो प्रसारण निगम है उसकी भी स्थापना की जाए जो रेडियो और टीवी दोनों का संचालन करे। यानी रेडियो और टीवी इसी के अंतर्गत आए। यह निगम संसद को उत्तरदायी हो, ना कि सीधे सरकार को। यानी ये जो निगम होगी ये संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, ताकि सरकार इस पे कोई भी दबाव ना बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनता की भागीदारी किस तरह से। समिति का मानना था कि रेडियो और टीवी कार्यक्रमों में जनता की सांस्कृतिक भाषा और क्षेत्रीय विविधता को स्थान मिलना चाहिए। प्रसारण केवल सरकारी प्रचार का माध्यम नहीं होना चाहिए। यानी जो आम जनता है उसको भी एक तरह से भागीदार बनाना चाहिए, टीवी का भी रेडियो का भी। ऐसा नहीं है सिर्फ सरकार के बारे में ही बताए जा रहे हैं, सरकार की चीज़ें ही हैं। भाई लोग क्या चाहते हैं या लोग क्या समझते हैं या लोगों के ऊपर क्या बीत रही है या लोग किस तरह से किसी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं या क्या बदलाव चाहते हैं, इन सभी पर भी बात होनी चाहिए। ये सभी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जनता से भी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रसारण को बढ़ावा किस तरह से। चंदा समिति ने शिक्षा, ग्राम विकास, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की सिफारिश की ताकि प्रसारण माध्यम जनता के विकास में योगदान दे सके। इसीलिए चंदा समिति में जो शिक्षा है, ग्राम जो विकास है, महिला सशक्तिकरण है, बच्चों के जो एक तरह से कार्यक्रम है, इन सभी को शामिल किया गया ताकि जो जनता की एक तरह से भागीदारी है या फिर ये कहूँ जो जनता का विकास है वो हो सके। अगर जनता के बारे में बात ही नहीं होगी तो जनता का विकास कैसे होगा, इसीलिए इस बारे में भी बात की गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाचारों में निष्पक्षता किस तरह से। समिति ने कहा कि समाचार प्रसारण किसी राजनीतिक दबाव में नहीं होना चाहिए। मीडिया को सत्य और निष्पक्ष जानकारी देनी चाहिए। यानी कोई भी समाचार क्यों ना हो, किसी के भी बारे में क्यों ना हो, वो राजनीतिक दबाव में नहीं होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मीडिया या कोई भी सरकार के दबाव में आकर निर्णय लेगा या फिर एक तरह से जानकारी देगा तो वो निष्पक्ष नहीं होगा। इसीलिए वो जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए ताकि वो सत्य जानकारी दे पाए, सही जानकारी दे, कोई भी उल्टी सीधी या गलत जानकारी नहीं दे। ठीक है, अगर हम इसके प्रभाव की बात करें कि इसका क्या प्रभाव रहा, तो इसके प्रभाव में आप लिखेंगे हालांकि सरकार ने समिति की सभी सिफारिश तुरंत लागू नहीं की, लेकिन आगे चलकर इन्हें सुझावों के आधार पर 1976 में प्रसार भारती जैसी स्वतंत्र संस्थाओं के निर्माण की दिशा तय की। यानी देखिए जो सरकार थी उसने एक साथ ही सारी जो सिफारिशें थी उन्हें लागू नहीं कर दिया या उन्हें मान नहीं लिया, लेकिन आगे चल के 1976 में जो प्रसार भारती है उसकी जब स्थापना हुई तो स्वतंत्रता की जो एक तरह से स्वतंत्र संस्थाएं जब बन रही थी, उनका निर्माण हो रहा था, तो उसमें इन सभी ये जो सिफारिशें थी इन सभी ने एक तरह से दिशा दी थी, ताकि एक तरह से एक खाका या ये कहूँ मैप बना कर दे दिया था कि हमें ये चीज़ें तो इंक्लूड करनी ही हैं। ठीक है, चलिए आप देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे जनता समिति ने भारतीय प्रसारण को लोकतांत्रिक और जनता से जुड़ा बनाने का मार्ग दिया ताकि जो एक तरह से प्रसारण है वो जनता से जुड़ सके। इसकी सिफारिशों ने भारतीय मीडिया को सरकारी प्रचार से निकालकर लोकतंत्र और जनता की आवाज़ के रूप में विकसित करने की नींव रखी, ताकि एक तरह से जो इसकी आवाज़ है या मीडिया है वो जनता की आवाज़ बन सके, ना कि सिर्फ सरकार के आगे पीछे घूमने वाली। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग थर्ड वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए मैं चाहूँ तो सारी ही एक ही वीडियो में कवर करवा सकती हूँ, बट ये है कि
एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो ये आपकी एक तरह से याद करने के लिए हो जाएगा। रिवीजन के लिए मैं एक और मर्ज वीडियो सबकी बना दूँगी, जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाएँगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, यानी 1-2 घंटे पहले आप अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मर्ज वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूँ। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। चैनल में आपको जितनी भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूँगी, जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी नोटिस होते हैं वो सारी चीज़ें आप चैनल में देख सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।